भारत और रशिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें चलती रहती हैं भारत और रशिया के बीच में। अभी कल परसों में न्यूज आई कि भाई 3000 ट्रूप्स का जो एग्रीमेंट हुआ था, रीलॉज और डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हिसाब से 3000 लोग दोनों के कंट्रीज में डिप्लॉय हो सकते हैं। 10 15 फाइटर एयरक्राफ्ट, 20 फाइटर एयरक्राफ्ट, 5 शिप्स, काफी कुछ चीजें हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग्स करी जा रही हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है। वेपन्स डेवलपमेंट के अंदर अलग एस्पेक्ट चल रहा है। ऑयल आपने देखा है, 2 से 2.5 मिलियन बैरल्स आप वहां से उठा रहे हो। पुतिन साहब इज सपोज टू कम हियर फॉर ब्रिक्स, मोदी साहब इज सपोज टू गो टू विजिट रशिया। ये इस टाइम पे चल रहा है जहां पर अमेरिकन बेसिकली कभी रशिया के ऑयल को सैंक्शन करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी ये चलता है, कभी चलता है। उनका भी वहां पर गेम चली जा रहा है। आपके ऊपर भी टेढ़े मेढ़े प्रेशर डाली जा रहे हैं इधर पे। सो द इंडिया रशिया रिलेशन जो एक है, ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड पे है। ये जिस तरह डेवलप होगा उस तरह बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे देशों को जाते हैं। तो आप अमेरिका को तो एक तरफ देख लीजिए, उसके बाद रशिया आपको R-37 मिसाइल्स बेच रहा है, बोलता है भैया ले जाओ जितनी चाहिए ले जाओ। एंड जो न्यूज़ रिपोर्ट है, इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड टन्स ऑफ देम। तो चाइनीज़ भी देखते होंगे यार ये क्या है? सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। प्रतीक भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार अजय भाई। R-37 का क्लियरेंस रशिया से आया है। अभी फर्म ऑर्डर शायद नहीं दिया गया, डिफेंस DSC ने क्लियरेंस दिया है, बट इवेंचुअली वो होगा। होगा। देखिए, एक चीज है कि इंडिया रशिया का जो रिलेशनशिप है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रो रशिया है, हम लोग प्रो इंडिया है। यू नो, द थिंग इज दैट कि इंडिया के साथ जो रशिया का रिलेशनशिप डिफेंस कोऑपरेशन में था, इट वाज मोर ऑफ अ क्लाइंट एंड वेंडर रिलेशनशिप ही था। हालांकि रशिया ट्रेडिशनली हमेशा इंडिया को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया है। जब कोई इंजन नहीं देता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता है, इंडिया को इन लोगों ने सपोर्ट किया, नो डाउट। जो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो 2022 था। आज अगर इंडिया के साथ रशिया के बहुत सारी चीजों पे बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। 2022 में इट वाज अमेरिका विच पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन रशियन ऑयल। क्या बोल के? नहीं नहीं, रशियन ऑयल सैंक्शनड नहीं है, ताकि रशिया ज्यादा पैसा ना बना पाए। उसके ऊपर इन लोगों ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया कि $60 से ऊपर तुम बेच नहीं सकते पर बैरल। तो $60 वाला जो कॉन्सेप्ट लाया, तो इंडिया को देखा भाई दुनिया भर में 90 में बिक रहा है, मेरे को 60 में मिलेगा तो मैं लूंगा। अब इनको इससे परेशानी होगी कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इससे तो इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट इज वन। सेकेंड, इन लोगों ने फिर प्रेशर इतना डाला इंडिया के ऊपर, फिर इंडिया भी वही है कि टेढ़े बैठ गया कि भाई इतना प्रेशर मुझसे नहीं संभाला जाएगा, मैं तुम्हारी बात सुनना ही बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आई विल सकम टू प्रेशर, आई विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल। तो इंडिया स्टार्टेड टेकिंग स्टैंड कि भाई मेरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मैं देखूंगा, तुम्हें जो करना है तुम उखाड़ो। इसके पहले भी अमेरिकन हैव ट्राइड। अगेन आई रिपीट, इन अमेरिका को कोई दूर किनार नहीं कर रहा है इंडिया, वो दरकिनार नहीं कर रहा है। इंडिया के साथ अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक नहीं तो कम से कम फंक्शनल रिलेशनशिप बहुत चीजों में बहुत अच्छा है। लोगों को ये ना लगे कि ये बाइनरी है, ये बाइनरी नहीं है कि एक के साथ रिश्ता बेहतर किया तो दूसरे को दरकिनार कर दिया। ये इंडिया करता ही नहीं है। दिस इज अ टिपिकल वेस्टफैलियन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट कि ये तो या तो तुम उसके साथ हो या तो मेरे साथ हो। इंडिया से कि नहीं, तुम्हारे तो स्विट्जरलैंड सबके दोस्त है, तो हम भी बनेंगे। दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। Now the issue is this कि एक तो that what happened. So when it come to अच्छा, second thing is that कि ये जितने सारे मिडिल ईस्ट में क्राइसिस तो चल रहा था, वो कम तो कभी हुआ नहीं। इसके ऊपर सैंक्शन, उसके ऊपर सैंक्शन, प्रॉब्लम्स सऊदी अरब में तब में भी था। सो इंडिया डीपेंड इट्स एनर्जी कोऑपरेशन विद रशिया बिकॉज ऑफ अमेरिका। अभी जो हो रहा है इसमें इंडिया ने और डिपेंड कर दिया कि अभी तो वट एवर वी वर टेकिंग LPG फ्रॉम मिडिल ईस्ट, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गया। So India is now not only taking oil, crude oil। अब क्रूड ऑयल में जो इन लोगों ने पैंतरेबाजी किया था कि नहीं नहीं नहीं, क्रूड ऑयल अगर थर्ड पार्टी रिफाइन करके बेचेगा तो वो रशियन ऑयल नहीं डिक्लेयर किएगा, तो इंडिया इसको फायदा उठाया। इंडिया ने उसको रिफाइन करके बेचने लगे, पैसे बनाए। नाउ दे स्टार्टेड, ये जो LNG वाला इंडिया के साथ रशिया का एक बहुत बड़ा LNG का भी एग्रीमेंट हो रही है या होने वाला है। तुम लोगों ने खत्म कर दिया मिडिल ईस्ट को। इसमें इंडिया क्या करे? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज इशू है ही नहीं। आई टेल यू व्हाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल क्लियर कर दो तब भी ऑयल प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो है कि डिसरप्टिव इधर उधर हिट एंड रन चलता रहेगा।
यू मे डिफाइन इट एज अ टेरर अटैक, ड्रोन वोन से करता रहेगा, कोई किसी का सुनता नहीं ईरान में अभी। दूसरी चीज है, आपने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान ने भी खत्म कर दिया अरब देशों का, क्या करे? फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में 1-2 साल लग जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। सो इंडिया डिपेंड एलएनजी। फिर उसके बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये जो अभी जिसकी बात हो रही है कि 3000 ट्रूप्स, 5 वॉरशिप्स, 10 एयरक्राफ्ट्स, दिस इज रेलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स इसके ऊपर एग्रीमेंट। तो ये सुनने में लगता है कि 5 वॉरशिप और 10 जहाज। अब 10 जहाज क्या होगा भाई? मैं तो रशिया से खरीद नहीं रहा हूं ना, वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी हो सकता है कल। आई एम टेलिंग यू, अगर जरूरत पड़े ना कल, इंडिया कैन हैव 10 रशियन Tu-160 और Tu-22 स्टेशन इन इंडिया। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आज सुखोई 57 के ऊपर भी बात चल रही है। सुखोई 57 इंडिया लेगा कि नहीं लेगा वो अलग चीज है, उसके ऊपर बात चल रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन 3 स्क्वाड्रन लेना चाहिए। बट आज अगर लोग, पीपल आर फेड अप, इसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। क्यों? आप जी इंजन लेके क्या कर रहे हो? अपार्ट फ्रॉम HAL कोई खुश नहीं है इंजन को लेके जो चल रहा है। ये उछल कूद कूद के फिर 80% मिल गया, देखो TOT 80% मिल गया। एक तो मैं HAL और DRDO को पहले बोलूंगा, जो टर्बो प्रॉप इंजन है उसके ऊपर थोड़ा काम पहले कर ले। बाकी जेट इंजन तो छोड़ ही दो। GTRE के सबने हमेशा बोला जाता है कावेरी इंजन नहीं तैयार किया, या टर्बो प्रॉप इंजन के ऊपर 2 साल पहले काम शुरू किया है। टर्बो प्रॉप इंजन खुद नहीं बनाया अब तक जो फंक्शनल हो। हमारे जो HTT40 है ना, बेसिक जिसके ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, उसका इंजन भी हम हनीवेल से ले रहे हैं। तो बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। आज अगर इतने प्रॉब्लम्स जी के इंजन को लेके हो रहा है, टेल मी व्हाट वुड इंडिया डू अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट अदर ऑप्शंस? एंड व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? एक तो फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम दूसरा है, वो आपको सोर्स कोड वोट कोड में जो भी ICD वाला एक ऑप्शन आ रहा है वही होगा शायद, बिकॉज इंडिया को सारे सोर्स कोड की जरूरत नहीं होती है। इट्स अ वेपन्स इंटीग्रेशन दैट इज इंडिया इंटरेस्टेड इन, वो हो जाएगा। द बिग इशू इज फ्रेंच आर अदरवाइज आल्सो वेरी decent supplier. Once the agreement is done, they will supply you at any cost. But आप वही चीज है, you don't want to put all the baskets in one, all the eggs in one basket. आपके अगर ऑल्टरनेट ऑप्शन होगा, आप क्या सोचोगे? आपको रशिया के सिवा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपके लिए। आप ग्रिपेन की बात तो नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें भी जी का इंजन है। सो प्रॉब्लम कहां हो रहा है? प्रॉब्लम इज दिस, whether it is American think tanks, whether it is American NGOs, whether it is American defense companies, whether it is anything talk about America, and nothing wrong in that. They are all part of the American statecraft. And they have conditioned, they have programmed it that way. इसीलिए वो हॉलीवुड भी हमेशा ऐसा दिखाता है कि कुछ भी दुनिया में हो गया एवेंजर्स वाले आ जाएंगे। आज तक तो दिखा नहीं, उल्टा होता है पूरा। बट एनीवेज, दे विल प्रोजेक्ट इट। द इशू इज दिस कि आपके पास आज, इवन इफ यू आर एक्सप्लोरिंग कि भाई मुझे सुखोई 57 कुछ तो करना होगा, चाहे मैं 3 स्क्वाड्रन लूं, व्हाई इज इट सो? इज इट बिकॉज यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन? हाँ, ये रियलिटी है, इंडिया ने आज तक इंजन नहीं बनाया है फंक्शनल। लेकिन अब अगर बात हो रही है ना कि 90 to 100 किलो न्यूटन की DRDO कावेरी 2.0 शुरू कर रहा है, और उसमें अभी बात चल रही है जिसके बारे में हम लोगों ने आदि भाई बात किया कि मिड लाइफ अपग्रेड के टाइम, जब इंजन रिप्लेसमेंट की टाइम आएगा तो क्या करोगे? तो तब जी थोड़ी वेट करेगा आपके लिए कि नया इंजन देंगे। तो इसके ऊपर चल रही है काम। ऑल आई एम सेइंग इज दैट वेदर इट इज द सुखोई 57, वेदर इट इज द ऑयल में जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट बढ़ रहा है, वेदर इट इज से इवन इफ यू लुक एट द AK-203, आप लुक एट द यूरोपियन कंट्रीज, हमारे जो MP5 कहा था ना, वो सबमशीन गन जो जर्मनी से लिया जाता है हेक्लर एंड कोश का, इसको लेके आप देखना, द नंबर ऑफ टाइम्स द जर्मन्स हैव रेज्ड क्वेश्चंस ऑन व्हाट? ह्यूमन राइट्स वायलेशन। टेररिज्म से फाइट करने के टाइम ये लोगों के साथ हथियार लोग हैं तो सबसे ज्यादा करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। देन व्हाट ऑप्शन आर यू लेफ्ट विथ? फिर आपने जाकर रशिया के साथ डील कर लिया AK-203 का। ये सबके लिए द अमेरिकन्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल। एंड मैं ऐसे ही कोई आइडियोलॉजिकली नहीं बोल रहा, मेरा कोई आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन रशिया के प्रति भी नहीं है। आई एम प्रोबब्ली, यू कैन से आई एम मोर प्रो वेस्ट, ऑल ऑफ अस। हम लोग इंग्लिश बात करते हैं, रशियन में बात नहीं करते। बट द रियलिटी इज, आप कौन? जी नहीं, आपका बात एकदम सही है। आई जस्ट वांट टू ऐड वन स्मॉल थिंग यहाँ पर।
आप जो बोल रहे हो बहुत बहुत ही वो है. It's not about pro Russia or pro West. It's about the fact कि भाई कौन हमारे साथ, who deals with us like a human being यार. That's my only point. कि प्रॉब्लम ये होता है ना कि वेस्ट से जब आप सामान लेते हो, पैसा तो आप पूरा देते हो, और रशिया रशिया पैसा नहीं लेता है, ऐसा नहीं है, रशिया कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, रशिया भी पैसा लेता है और दबा के लेता है. द इशू इज द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आप इसके ऊपर सैंक्शन लगा दोगे, कल पता ही नहीं चलेगा यार मैं क्या करूं, क्योंकि यू हैव वेपनाइज्ड सैंक्शंस, यू हैव वेपनाइज्ड टैरिफ्स, यू हैव वेपनाइज्ड ट्रांजैक्शंस आल्सो. कमर्शियल डील किया, सामान टाइम में नहीं दोगे. हाँ, वो क्रिटिकल चीजें हैं, ऐसा कोई नॉर्मल चीज नहीं है. हालांकि मैं फिर भी बोलूंगा सम ऑफ द अमेरिकन हार्डवेयर आर वेरी गुड. सो वेदर इट इज अच्छा ट्रेड डील, यार हमारे इतने सारे कमोडिटीज रशिया से आते हैं. ये लोगों को समझना चाहिए कि हम हमारे यहाँ पे बहुत बड़े तादाद में फर्टिलाइजर्स आते हैं, कोल आते हैं, एडिबल ऑयल आते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस. तो हम उनके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे ताकि हमें भी फायदा हो. अब रशियंस के वाई डू द रशियंस आल्सो वांट ट्रेड डील, क्योंकि ये पेमेंट तो आप डॉलर में नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सैंक्शन लगा के बैठा है. तो आपको ट्रेड, आपको क्या कौन से में देना होता है, थोड़ा बहुत आप कुछ और करेंसीज में दे रहे हो, बट 90%, 80 to 90% आप रूपी में दे रहे हो, रूपी में कर रहे हो ना. तो रूपी में कर रहे हो तो रशियंस बोले कि भाई इतना रूपी में लेके मैं क्या करूंगा, दैट रूपी गेट्स डिपॉजिटेड इन इंडियन बैंक. तो रशियंस बोले कि भाई तुम कम से कम इन्वेस्ट करो मेरे देश में, या फिर डू समथिंग विच बेनिफिट्स मी आल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीज होता है विच इंडिया से वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास होते हैं, या फिर बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं विच द चाइनीज आर गिविंग, इंडिया इज नॉट गिविंग. लेकिन इंडिया के वो चाहते कमर्शियल व्हीकल्स जाए रशिया में, चाहते कि हमारे जो रिटेल के मतलब डोमेस्टिक प्राइवेट यूज के जो व्हीकल्स होते, गाड़ियां होते, कार एंड द कमर्शियल व्हीकल्स, वो चाहते हैं हमारे जो केमिकल्स है, हमारे जो दूसरी चीजें, दे वांट इंडियंस टू गिव इट. हाँ, सैंक्शन वाला प्रॉब्लम है, बट दे वांट इंडिया टू बाईपास दैट एंड इन्वेस्ट इट. कहां कब तक आप करेंसी स्वैप करते रहोगे, नहीं कर पाओगे. सो दे वांट अ ट्रेड डील बिकॉज ऑफ दिस. रशियंस चाहते हैं कि इंडिया, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर की. ईस्टर्न रशिया में जहां पे इतने सारे क्राइसिस चलता है, क्राइसिस इन द सेंस कि उनको पता है कि वो सलामी स्लाइसिंग चाइना भी करता है रशिया में, ईस्टर्न रशिया में, साइबेरिया के उधर. मैन पावर नहीं है इंडिया के पास, तो रशिया के पास. दे वांट इंडियंस टू गो देयर, लर्न रशियन, वर्क देयर. अच्छा, कल क्या होगा, लुक एट द मिडिल ईस्टर्न कंडीशन. मिडिल ईस्ट आपका सुधरने वाला नहीं. नाउ दैट 1 crore इंडियंस हु आर लिविंग इन मिडिल ईस्ट, उनके पास कल क्या ऑप्शन होगा. इंडिया आ जाएगा टेम्पोरली, बट दे हैव टू गो समवेयर ना. वो क्या करेंगे अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू रशिया, क्योंकि आप यूरोप में जाओगे ना, वेस्टर्न यूरोप में, वो इंटरनेशनल अफेयर्स और वोकिज्म और ह्यूमैनिटी के सिवा आपको कुछ होगा नहीं, और आपको वो नौकरी देंगे नहीं. पढ़ाई लिखाई करके आपको वापस ही आना है, नौकरी है नहीं. सो इफ बिकॉज ऑफ दीज ऑल दिस मैकेनिज्म्स आर कमिंग अप, और आपके इतने सारे थ्रेट्स है, यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टेशन 10 एयरक्राफ्ट. 10 aircraft is a very very interesting statement. 10 aircrafts can be Tu-160 Blackjack. It can be Tu-22. It can be, मुझे नहीं लगता वो सुखोई 57, हाँ हो सकता है सुखोई 57 भी आए ट्रायल के लिए, बट यू हैव लेफ्ट विथ नो ऑप्शन. ब्रिक्स वाला क्यों आ रहा है, ब्रिक्स वाला इस, अच्छा इंडिया ने जो शुरू किया 2-3 दिन पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया, मेरीन इंश्योरेंस. मेरीन इंश्योरेंस क्या होता है, वो जो इंडेमनिटी वाला इशू आता है ना, आपके टैंकर वाला, आपके टैंकर में जो सामान है उसका जो इंश्योरेंस है, वो जो इंश्योरेंस होते हैं, दैट इज टोटली कंट्रोल फ्रॉम लंदन. बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, मेरीन इंश्योरेंस करते हैं, लॉयड्स वॉयड्स, वहां पे भी प्रॉब्लम्स है. आपने एक तो सैंक्शन लगा के आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, फिर सैंक्शन है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपके जहाज को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. So then what are you left with? You have left with no option but to create your own insurance pool for marine insurance. तो इंडिया मेरीन इंश्योरेंस का इंडिया का जो इनिशिएटिव लिया है, कल ब्राजील बोलेगा भाई लेट मी ज्वाइन दिस. आई एम जस्ट सेइंग लॉजिकली, इसमें कोई मेरा आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के, बोलेगा भाई लेट मी ज्वाइन व्हाट इंडिया इज डूइंग. रशिया बोलेगा मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं.
because that will be somewhere, I think it will be non-dollar denominated. Now, when Russia joins, Brazil joins, India joins, कुछ अफ्रीकन देश ज्वाइन कर लेगा, ये ज्वाइन कर लेगा, वो ज्वाइन कर लेगा, then that is BRICS. तो अगर मुझे आज and then BRICS will think यार अच्छा, very recently news came today morning, I was seeing, मैंने सिर्फ हेडलाइन देखा, मुझे डिटेल्स पता नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है बिकॉज ऑफ डॉलर लेके. UAE is thinking about making payments in yuan. There's a liquidity crisis with dollar. अगर UAE in the middle of the conflict is looking at yuan as a currency for payments, imagine what Donald Trump has created as a mess. Why was the mess created? ये जो there's a method in the madness. डोनाल्ड ट्रम्प पागल नहीं है. इतना प्रॉब्लम कर दो मिडिल ईस्ट में कि अगर आपको एश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑयल चाहिए तो आप अमेरिका से ले लो. अरे अमेरिका से तो वैसे ही लोग ले रहे थे. ओ बिग ब्यूटीफुल टैंकर्स कमिंग, करो आप. व्हाट्स द गारंटी कि कल तुम्हारे साथ अमेरिका मतलब एश्योर्ड सप्लाई करेगा? कभी भी सैंक्शन लगा देगा. थर्ड पार्टी सैंक्शन जो होता है ना, तुमने सेकेंडरी सैंक्शन, तुमने उसके साथ डील किया, उसके ऊपर सैंक्शन है तो तुम्हारे ऊपर भी सैंक्शन होगा. सो एवरीथिंग बियॉन्ड द पॉइंट बैकफायर्स अगर आप ज्यादा करोगे तो. टिल 1980s जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, टिल दैट टाइम द कोल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन, people didn't have that much problem with the multilateral institutions. IMF, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, किसी को प्रॉब्लम नहीं था. जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, ये यूनिपोलैरिटी जब से आई है, you have used everything for your own purpose. अब सोशल मीडिया जब नहीं था, लोग क्या करते थे? लोग अपने सरकार को गाली देते थे. सोशल मीडिया आ गया, लोगों को समझ में आ गया कि यार हमारी तो कुछ लेना देना नहीं है. आज जो घटनाएं हो रही है ना, एलपीजी क्राइसिस, 20 साल पहले anybody would have blamed government of India. Today they realize इसके लिए तो अमेरिका जिम्मेदार है, इसके लिए तो ईरान जिम्मेदार है, हम क्या करें? And then अगर आप, if you are, imagine if you are a democratically elected government and in a fractured democracy like India, हर 5 साल में आपको गाली खा के फिर इलेक्शन में आना है. You have no option but to look for assured supply chain. अगर मुझे assured supply chain चाहिए तो रशिया इज द ओनली कंट्री जिसके पास रिसोर्सेस है और उसके पास वो हथियार है टू सिक्योर द रिसोर्स सप्लाई. ईरान के पास नहीं है, मिडिल ईस्ट के किसी अरब देश के पास नहीं है. किसी में कौन बोलेगा? हाँ, रशिया हैज टेकन लॉट ऑफ लॉसेस. इतना लॉस अगर मिडिल ईस्ट वाले लेते ना, पूरा कोलैप्स कर जाता. लॉट ऑफ कंट्रीज वुड हैव कोलैप्स्ड, इवन चाइना वुड कोलैप्स. The kind of losses the Russians have taken in the last 4 years. It is surprising that for a $2 trillion economy, इतना losses के बावजूद ये survive कर रहा है and it is thriving also. So as a country, what do you look? भाई ये तो मेरे short supply के तो इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता. जंग भी लड़ेगा और सप्लाई भी करेगा और अपने टैंकर से लेगा और कुछ भी हो जाए वो कर देगा. 10 तो टैंकर उड़ा दो, 20 तो और खड़ा रहेगा. ये क्या है इनके पास? And always, why I'm saying this, why is it that a $30 trillion USA, $30 trillion का USA, $2 trillion वाले रशिया से इतना परेशान क्यों? That is something has to be understood. तो प्रॉब्लम हमारा नहीं है. If today you see a gradual shift, and Indians have been the most pro-American in the whole of Asia, but you created problems. और आज भी बहुत सारे कॉर्पोरेशन से मैं बोल रहा हूं, ऐसा कोई डेलीगेशन अमेरिका का नहीं है बिजनेस का जो इंडिया में नहीं आता है. बट मैं क्या करूं अगर तुम्हारे, मैं वो जीसीसी सेंटर भी चलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगा. इलेक्ट्रिसिटी तब होगा मेरे पास शॉर्ट सप्लाई ऑफ फ्यूल होगा. तो कोल में चल रहा है बट फिर भी कभी कभी लगता है कुछ चीजों में बिना तेल के मैं क्या करूंगा. आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हो, क्लाइमेट चेंज वाली, ये जितने सारे बकलोली करता रहा ये लोगों ने. The moment India did that, बोले कि you share technology, कोई शेयर नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा. They want you to be only a consumer, customer. टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, सप्लाई चेन अपने पास रखेंगे, तुमको नहीं करने देंगे. So India had to start from the scratch to build that supply chain of everything from the raw materials to the components of the solar. इंडिया का जो सोलर मिशन है, अगर हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है, इतने तक कि इथेनॉल को एज एन ऑल्टरनेट टू एलपीजी सोचा जा रहा है. तो वैसे भी शक्कर खाना लोगों ने कम कर दिया, इथेनॉल अगर गैस की तरह इस्तेमाल करे अच्छी बात.
शुगर केन और उन फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा. Why are we being forced to do this? Because of your war driven economy. आपको जंग चाहिए. ये कितना टाइम, कब तक यार, 4-5 साल से ये चल रहा है. कोविड के टाइम से, कोविड वाला तो लोग भूल गए, उसके बाद सबने इतने परेशानी दे दी कि कोविड का परेशानी लोग भूल गए. कोविड वाला इशू भी देखोगे अब इतने, मैं तो, सम पीपल आर सेइंग कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो फिर एक नया पैंडेमिक लाएगा कोई ना कोई, ताकि पिछले वाला प्रॉब्लम, सी इफ द प्रॉब्लम बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स देन चेंज द प्रॉब्लम, यही किया जाता है, तो नया प्रॉब्लम ले जाएगा. तो द इशू इज कि कोविड वाला तो हम भूल ही जाते हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं. Hey, so many problems are there. Then what you do? You diversify your supply chain. अब इंडिया के, अमेरिका के साथ भी होगा. पीएटाई पोसाइडन की डील की बात चल रही है, बहुत सारे और भी चीजें. लेकिन रशिया के साथ कमोडिटी सप्लाई में, रशिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग में, रशिया के साथ ट्रेड डील, रशिया के में इंडियन लोग जाके काम करना, इट इज इनएविटेबल. और रशिया में ऐसा नहीं कि काम करने जा रहा है तो मतलब रशिया में सब कुछ बढ़िया है, ऐसा नहीं है. बिकॉज उनके पास कमोडिटीज है, उसको एक्सप्लोर करने, माइनिंग करने के लोग नहीं है. So all of this is a reason why because is happening. लोग suddenly बोलेंगे अरे इंडिया इज प्रो रशिया. इंडिया इज प्रो रशिया बिकॉज ऑफ अमेरिका. सिंपल. यार, वी आर प्रो रशिया. थैंक यू. मैं आई एग्री. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट किसने बनाया प्रो रशिया? बनाया किसने? 1000 साल का रिश्ता तो हो सकता हो था सिविलाइजेशन में, उसके ऊपर रिसर्च कभी हुआ नहीं. पर 1970s से प्रो रशिया किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया ना. Anyways, back to you. I took a lot of time. Sorry. Not a problem. Thanks, bhai, for that update. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do support the channel as well. Check out the description for details. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.